इस हफ्ते दुनिया में और हमारे देश में बहुत कुछ हुआ है और हम यहाँ हैं उन सभी जरूरी खबरों को आप तक पहुँचाने के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 15 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स की गहराइयों में उतरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस पूरी चर्चा की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी ताकि आप बाद में आराम से रिवीजन कर सकें। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हफ्ते का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देश की बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद इकोनॉमी, डिफेंस, स्पोर्ट्स और आखिर में कुछ ज़रूरी रिपोर्ट्स और दिनों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबर से। अच्छा, ये एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जरा सोचिए। असली स्पेस में जाने से पहले आपको धरती पर ही एक नकली स्पेस मिशन का हिस्सा बनाया जाता है। माहौल, चुनौतियां, सब कुछ बिल्कुल असली मिशन जैसा होता है। तो जो इंसान इस तरह के मिशन में हिस्सा लेता है उसे ही एनालॉग एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ये स्पेस की मुश्किलों के लिए तैयारी करने का एक जबरदस्त तरीका है, वो भी धरती पर सुरक्षित रहते हुए। और जानते हैं, इसी फील्ड में एक कमाल हुआ है। आदित्य पंड्या भारत के सबसे कम उम्र के मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। उन्होंने गुजरात के धोलावीरा में एक नकली चांद मिशन पूरा किया है। ये दिखाता है कि भारत अपने गगनयान जैसे मिशनों के लिए कितनी गंभीरता से तैयारी कर रहा है। मतलब हम चांद और उससे भी आगे की खोज के लिए एक और कदम नजदीक आ गए हैं। तो चलिए अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या-क्या जरूरी घटनाएं हुई हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसे हाल ही में यूनेस्को से एक नहीं बल्कि दो बड़ी मान्यताएं मिली हैं? सोचिए जरा। जी हाँ, ये शहर है केरल का कोझिकोड। पहले तो इसे सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का शहर घोषित किया गया और अब इसे हेरिटेज सेफ्टी सिटी का भी दर्जा मिल गया है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। ये कोझिकोड की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया के नक्शे पर और भी मजबूती से स्थापित करता है। अब एक ऐसी योजना की बात करते हैं जो सच में जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, दिल्ली के एक गरीब परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार उसके नाम पर किश्तों में पैसे जमा करती है और जब वो 21 साल की होती है तो उसके पास अपनी पढ़ाई या अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए होते हैं। कमाल की पहल है ना? अब जरा देश के अलग अलग कोनों में चलते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को मदद दी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश पढ़ाई विद AI के जरिए एजुकेशन में टेक्नोलॉजी ला रहा है। और मध्य प्रदेश से शुरू हुई है दलहन क्रांति, जिसका मकसद है भारत को दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। और अब एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली खबर केरल से। सानिया सिनाथन ने इतिहास रच दिया है। वो राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बन गई हैं। उनकी ये कहानी बताती है कि हिम्मत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। वाकई कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो अब जरा देश दुनिया और पैसे रुपये की बात कर लेते हैं। देखते हैं कि इकोनॉमी और ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। RBI ने रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया है। मतलब फिलहाल कोई बदलाव नहीं। आसान भाषा में कहें तो RBI अभी बाजार में स्थिरता बनाए रखना चाहता है, जिसका सीधा असर हमारे लोन की EMI और सेविंग्स पर पड़ता है। ग्लोबल स्टेज पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इसका एक बड़ा उदाहरण है ब्रिक्स। आप देख ही सकते हैं, हम 2012, 2016, 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं और अब 2026 में भारत चौथी बार इस महत्वपूर्ण समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। ये दुनिया में हमारे बढ़ते कद को साफ दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया विजिट हो, ब्राजील के राष्ट्रपति का भारत आना हो या फिर सेशेल्स के लिए एक बड़ा आर्थिक पैकेज, ये सब अलग अलग खबरें लग सकती हैं, पर ये सब एक ही कहानी कहती हैं। भारत की एक्टिव फॉरेन पॉलिसी। हम दुनिया भर में अपने रिश्तों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अब एक बड़ी खबर जापान से। वहां एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। सनाए ताकाइची देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पल है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके नेतृत्व में जापान की दिशा क्या होती है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें हम सबको बहुत इंटरेस्ट रहता है, डिफेंस,
साइंस अ टेक्नोलॉजी। देखते हैं इस फ्रंट पर क्या नया हो रहा है। अच्छा सोचिए, कोई दुश्मन की पनडुब्बी हमारे तटीय इलाकों में यानी कम गहरे पानी में घुस आए, ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहीं पर काम आते हैं ASW/SWC जैसे जहाज। ये खास तरह के जंगी जहाज होते हैं जो ऐसी छिपी हुई पनडुब्बियों को ढूंढने, ट्रैक करने और उन्हें तबाह करने के लिए ही बनाए जाते हैं। और इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को मिला है एक नया हथियार, INS अर्नाला। ये एक ताकतवर ASW/SW है जो हमारी तटीय सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे GRSE ने बनाया है, जो मेक इन इंडिया का एक और शानदार उदाहरण है। आसमान में भी हमारी ताकत बढ़ने वाली है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने फ्रांस से 114 नए राफेल फाइटर जेट्स खरीदने को हरी झंडी दे दी है। ये हमारी एयरफोर्स के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार करेगा। देखिए, वायु शक्ति जैसे जो घरेलू अभ्यास होते हैं वो हमारी वायुसेना को अपनी ताकत को परखने का मौका देते हैं। वहीं बड़ी स्क्वाड्रन जैसे जो संयुक्त अभ्यास होते हैं वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे दोस्त देशों के साथ हमारे तालमेल को और भी बेहतर बनाते हैं। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। भारत की नजरें एक बार फिर चांद पर टिक गई हैं। हमारे अगले मून मिशन चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास एक लैंडिंग साइट चुनी है, मॉन्स माउंटेन। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम महान गणितज्ञ मेल्बा रॉय माउंटेन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने नासा के शुरुआती स्पेस मिशन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं खेल के मैदान की तरफ। इस हफ्ते भारतीय खिलाड़ियों ने वाकई कमाल कर दिया है और ये एक जबरदस्त खबर है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये एक अविश्वसनीय जीत है और ये दिखाता है कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे युवा सितारे पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। आने वाले विंटर ओलंपिक्स में भी भारत का जलवा देखने को मिलेगा। हमारे एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट महान शूटर अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक यानी टॉर्च बियरर होंगे, जो एक बहुत बड़ा सम्मान है। और ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का झंडा उठाएंगे स्कीयर आरिफ खान। और रुकिए, खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में 3 नए नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी अपने नाम की है और T20 के किंग सूर्य कुमार यादव 2026 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान होंगे। भारतीय खेल के लिए ये हफ्ता शानदार रहा है। और अब अपने आखिरी सेक्शन में हम कुछ जरूरी रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे जो बताती हैं कि भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है। साथ ही इस हफ्ते के कुछ खास दिनों को भी याद करेंगे। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, ये एक ऐसी समस्या है जो हर देश की तरक्की में रुकावट डालती है। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई में हमारा देश भारत कहाँ पर है? चलिए ताज़ा रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट के हिसाब से डेनमार्क दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है पहले नंबर पर, और भारत की रैंक है 91 180 देशों में से। इसका मतलब साफ है कि हमें अभी इस दिशा में बहुत काम करना है, एक लंबा सफर तय करना है। लेकिन जब बात आती है सैन्य ताकत की, तो तस्वीर काफ़ी अच्छी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, अमेरिका, रूस और चीन के ठीक बाद। ये हमारे देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत अहम आंकड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट है। हमने पहले विश्व दलहन दिवस की एक अलग थीम बताई थी, वो जानकारी पुरानी थी, तो उसे ठीक कर लेते हैं। तो इस साल की सही थीम है स्वास्थ्य का पोषण, मिट्टी को समृद्ध करना, किसानों को सशक्त बनाना। ये थीम सिर्फ दालों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी सेहत, हमारी जमीन और हमारे किसानों तीनों को जोड़ती है। बहुत ही गहरा संदेश है इसमें। और जाते जाते चलिए इस हफ्ते के कुछ जरूरी दिनों को याद कर लें। विश्व दलहन दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और हाँ, विश्व रेडियो दिवस। ये सभी दिन हमें कुछ न कुछ जरूरी बात याद दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। भारत लगातार बदल रहा है और सहकारी आंदोलन जैसे क्षेत्र हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इस आंदोलन का अगला बड़ा कदम क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।